अगर आपका एक 1-to-1 सेशन है और उस सेशन में आपने सामने वाले इंसान की पूरी लाइफ को स्टडी कर लिया है, चाइल्डहुड को लेकर, टीनेज को लेकर, अडल्ट लाइफ को लेकर, और पूरी लाइफ में कोई भी ऐसा डेटा नहीं मिल रहा है जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन को जस्टिफाई करता हो। सामने वाले इंसान को डर है मौत का, फियर ऑफ डेथ, लगातार एंजाइटी है, बहुत सारा डर है, बहुत सारी घुटन है, उनको IBS सिंड्रोम है, उनका जो बॉल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो लगातार बहुत परेशान है। आप देख रहे हो कि भाई इनके चाइल्डहुड से लेकर, टीनेज से लेकर अभी जो इनकी अडल्ट लाइफ है, कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ जहाँ इनकी जान जाते जाते बची हो, कि मन में ट्रॉमा बैठ गया हो मौत का, या कोई बहुत दिल टूटा हो, रिलेशनशिप फेलियर रहा हो जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी के चांसेस हों। इनका पूरा फैमिली ट्री, किसी को एंजाइटी नहीं, किसी को डिप्रेशन नहीं, किसी को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं, ना इनके मायके में ना ससुराल में। बेसिकली मायका ही स्टडी किया, कहीं वहीं से ही जीन ड्राइव होते हैं, कोई जेनेटिक डिप्रेशन तो नहीं है। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था ये कि भाई आप किसी की जीवन को, उसकी लाइफ को स्टडी करोगे, थोड़े डेटा को आपस में कनेक्ट करोगे, फिर देखोगे मान लो किसी का दिल टूटा हो, किसी रिश्ते में उसने अपने आपे को खो दिया हो, तो बोल सकते हैं कि भाई हाँ इसको डिप्रेशन है। या किसी की लाइफ में बहुत मेजर गंदा एक्सीडेंट हुआ हो और वहाँ से एक डर बैठ गया हो, तो वहाँ पे भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कोई सपोर्टिंग डेटा ही ना मिले तो आप क्या करेंगे? दिस इज़ अ केस बेसिकली प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए स्टेट का नाम, और इंसान का तो चलो नाम क्या ही लेना, लेकिन एक इमेजिनरी नाम रख लेते हैं, महिमा रख लेते हैं एक इमेजिनरी नाम। तो मान लीजिए स्टेट है मध्य प्रदेश का, महिमा नाम की कोई खूबसूरत महिला, अति खूबसूरत, देखने पर लगे भी ना कि इनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं इनके। तो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक चुकी हूँ, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, चाहे वो मेडिकल जो सपोर्ट है वो हो, मैं सारे चेकअप 1.5 लाख रुपए लगा के मैं सारे चेकअप करवा चुकी हूँ, मेरे को कोई रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। और मैं डॉक्टर के पास ऐसे घबराए घबराए जाती हूँ और वो मेरा मजाक बनाते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको क्या दवाई दें। और वो जब कह रही ना कि मुझे मरने का डर है, मुझे डर है कि मैं कहीं मर ना जाऊँ, तो डॉक्टर कहीं ना कहीं मुंह पे हाथ रख के नाक बंद करके कह रहे हैं 1 मिनट, देखा मरी तू, नहीं मरी ना, तो ओवर थिंकिंग करती है। एंड नाउ वो लेडी कह रही है कि मैम मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, मैंने घर गृहस्थी संभाल रही हूँ, मैंने 2 बच्चे पैदा किए हैं, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, और मुझे पसंद थोड़ी है कि मैं बिन वजह इतना पैसा अपने घर का वेस्ट करूँ और अपनी बेइज्जती कराऊँ, मजाक बनाऊँ अपना। तो आई वॉज लिसनिंग हर कि भाई हाँ ये सब चीज़ें चल रही हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है इस हीलिंग सेशन के थ्रू, 1-to-1 सेशन के थ्रू। ये कोई मेडिकल फैक्ट नहीं है, मतलब मैं नहीं कह रही कि आप मेडिकल हेल्प को अबेंडन कर दो। कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, ऑब्वियसली आपको साइकेट्रिस्ट के पास, आपको डॉक्टर के पास, आपको दवाइयों की मदद लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, आई थिंक ह्यूमन सफरिंग इतनी वास्ट होती है, यानी इंसानों की समस्याएं कभी कभी इतनी वास्ट होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं, लेयर बाय लेयर इतनी तह में होती हैं कि कभी कभी ना सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं समझा जा सकता है, कभी कभी सिर्फ एक लेंस से सभी चीज़ों को नहीं समझा जा सकता है, कभी कभी सारी समस्याओं को एक ही फ्रेमवर्क में रखकर नहीं देखा जा सकता है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने फिर जहाँ पर उनका ससुराल पक्ष है उनके बारे में जानना शुरू किया। भाई इस परिवार में आप शादी करके आए तब क्या माहौल था, फिर अभी क्या माहौल है, क्योंकि पीछे वाली हिस्ट्री तो देख ली, वहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब जो इनके जहाँ से DNA कैरी कर रही हैं, जो जेनेटिक हिस्ट्री है वो तो देख लिया, कुछ नहीं है पीछे ऐसा। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैम जब मैं शादी करके आई थी आई वॉज़ बिल्कुल फिट एंड फाइन, मुझे कोई इशू नहीं था, एंड शादी के 1 मंथ के अंदर ही मैंने कंसीव किया नेचुरली। और मुझे शुरुआत में बहुत उल्टी वगैरह हो रही थी, तो मुझे लगता था कंसीव करने की वजह से हो रहा है, प्रेग्नेंट हूँ इसलिए हो रहा है, लेकिन वो उल्टियाँ कभी ताउम्र बंद ही नहीं हुई। हाँ, मैं जब शुरुआत में आई तो मैंने नोटिस किया था कि जो मेरी मदर इन लॉ है उनका बिहेवियर काफ़ी ऑकवर्ड है,
कि वो बच्चों की तरह बिहेव करेंगी, वो अनटाइमली सो जाएंगी, कभी कभी काम नहीं करेंगी। मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये मदर इन लॉ है। बड़ा चाइल्डिश बिहेवियर था, लेकिन वो ना ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम ठीक हो गया। और ना मेरी ये समस्याएं शुरू हो गई बेसिकली कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हैं, मुझे बहुत सारा डर है, मुझे बहुत घुटन है। और कह रही मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर पैसे की कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने मेडिकल हेल्प बहुत ज़्यादा ली। फिर जब लगा कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, डॉक्टरों से कोई हेल्प हो नहीं पा रही है, जो साइकेट्रिस्ट हैं वो स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं, एंजाइटी की पिल्स दे रहे हैं। अब इतनी स्लीपिंग पिल खा खा के उनका बॉडी बहुत नंब हो गया है। मतलब यहाँ तक नंब हो गया है कि कभी कभी शायद सोते सोते इंसान पेशाब कर दे और ख़ुद में उसको इतना गिल्टी फील हो, अपने बारे में इतना लो फील हो। लेकिन क्या किया जा सकता है, सफरिंग तो सफरिंग है, उसमें उस इंसान की भी कोई गलती नहीं है। फिर मैम जब लगा कि भाई डॉक्टर से कुछ हेल्प नहीं हो पा रही है, तो फिर हर इंसान की प्रायोरिटी होती है मुझे ठीक होना है, मुझे बॉम्बे जाना है। डजेंट मैटर कि मैं राजस्थान होके जाऊँ, मैं पंजाब होके जाऊँ, मैं मध्य प्रदेश होके जाऊँ, मैं कर्नाटका से घूम के आऊँ, मैं केरला से घूम के आऊँ। मतलब मुझे ठीक होना है, चाहे वो मेडिसिन्स हो, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो कोई रिचुअल हो, चाहे वो कोई तांत्रिक क्रिया हो। क्योंकि लोग फिर जाते हैं, बेचारा क्या ना करता, मरता क्या ना करता। तो फिर बहुत सारे तांत्रिकों वगैरह के पास भी गए, किसी ने 50,000 मांगे, किसी ने 80,000 मांगे। जब वो कोई छोटा मोटा कोई रिचुअल वगैरह करते तो 6 महीने या साल भर तक सब ठीक लगता कि हाँ सब ठीक है, और दोबारा से फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती। और कभी कभी तो वो बहुत इंटेंसिटी से आती कि 1 साल तक सब शांत था और 1 साल के बाद अचानक से समस्याओं की इंटेंसिटी एम्पलीफाई हो गई, बढ़ गई। फिर अब वो चीज़ें भी काम करना बंद कर गई हैं। एंड आई एम टायर्ड नाउ। कई बार मन करता है सुसाइड कर लूँ, लेकिन फिर पीछे मेरे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, वो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारे बीच लड़ाइयाँ होती हैं, इरिटेशन होता है, क्योंकि लाइफ का गंदा फेज़ है ना ये, मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ। तो फिर मैंने उनकी ये सारी बातें सुनी। फिर मुझे लगा कि मायके में तो कुछ है नहीं, वहाँ पर तो सब स्टडी करके देख लिया, ससुराल में ही आते हैं। तो फिर ससुराल के बारे में मैंने पूछा, भाई आपके जो पति हैं वो कितने भाई बहन हैं, आपके सास ससुर और क्या उनके क्या रिलेशन है, परिवार का क्या माहौल है, फाइनेंशियल क्या कर रहे हो, कितनी वेल्थ जनरेट हुई है आप लोगों के पास। मतलब थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस डीप डाउन जाके कि जनरेशन वाइज आपकी प्रॉपर्टी बढ़ी है कि घटी है, जनरेशन वाइज आपकी हेल्थ कैसी है, परिवार में मौत कितनी हुई है, डेथ कैसे हुई है, मेजर हेल्थ इश्यूज़ क्या हुए हैं। थोड़ा डीप डाउन गई तो पता चला कि शादी से कुछ 10 साल पहले इनके एक देवर थे और वो अपनी टीनेज में थे, लगभग 16-17 की उम्र रही होगी उनकी, और वो ट्रैक्टर चला रहे थे और साथी भी बैठे थे उनके, उन्हीं की एज ग्रुप के। तो वो मजाक मस्ती का माहौल था, पता नहीं चला स्पीड कब ज़्यादा हो गई और वो डिसबैलेंस हो गया और वो पलट गया। और लोग तो भाग गए, लेकिन ये ड्राइविंग सीट पर थे इनके देवर, और ये ट्रैक्टर के नीचे दब गई। अब सोच के देखिए, जो इंसान ड्राइविंग सीट पर है, ट्रैक्टर पलट रहा है, ये नीचे आ रहे हैं, उस समय कितना फियर ऑफ डेथ रहा होगा। और वो तो सिर्फ 16-17 की उम्र, एक बच्चा ही तो है। और वो ट्रैक्टर पलटा, इनके ऊपर गिरा, ये दबे भी रहे, इनको ब्लीडिंग भी हुआ, बहुत चोट भी लगा। लेकिन अब उस ट्रैक्टर को अचानक से कैसे उठाया जाए, क्योंकि आसपास भी तो सारे बच्चे ही थे। किसी ने खींचा उनको, किसी ने हाथ, किसी ने पैर, एंड दैट वाज सो डिस्टर्बिंग। किसी ने हाथ खींचा तो हाथ ही निकल आया, क्योंकि ट्रैक्टर को हटाना पॉसिबल नहीं था। एंड दैट वाज अ वेरी फियरफुल, पेनफुल डेथ। यानी शायद मरने से पहले मौत के डर ने उस इंसान को बहुत डराया होगा। मुझे थोड़ा सा क्लिक लगा कि भाई, क्योंकि मैं तो साइकोलॉजिकली ये ढूंढ रही हूँ ना कि किसको मरने का डर, किसको मरने का डर। भाई इनकी खुद की लाइफ में तो कुछ है नहीं मरने का डर, आस पड़ोस में भी कुछ नहीं है। भाई मायके में हो, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो, टीनेज का कोई एक्सपीरियंस हो, घर परिवार में कुछ रहा हो, तो मुझे पहला ये क्लू मिला कुछ अच्छा कि हाँ कोई है जो ऐसा हुआ था। आप जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो आप है ना थोड़े अपने दिमाग को ना एक ओपन प्लेटफॉर्म की तरह रखते हो।
आप है ना किसी एक पर्सपेक्टिव को लेकर फिक्स नहीं होते हो, क्योंकि आपको पता है कि यस, मेडिकल साइंस बहुत एफर्टलेसली, बहुत मेहनत करके ह्यूमन सफरिंग की अलग अलग डायमेंशन को डिस्कवर कर रही है कि भाई ब्रेन में कौन कौन से अलग स्पॉट है, कौन सा स्पॉट जब बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है या कोई और मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाता है। एंड अनडाउटेडली आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मेडिकल साइंस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए। और आपको कोई भी लाइफ में इश्यू है, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को कंसिडर करें, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन मैं इस बात से भी काफ़ी तवज्जो रखती हूँ कि ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना बहुत वास्ट होता है, ह्यूमन सफरिंग है ना बहुत वास्ट है, बहुत लेयर्ड होती है, लेयर बाय लेयर होती है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हो, थोड़ा सा ओपन एटीट्यूड रखते हो, तो आप एनर्जी में विश्वास रखते हो। एनर्जी में विश्वास रखने का मतलब है कि कई बार ना एक इमोशनल मेमोरी, द मेमोरी ऑफ पेन, वो जनरेशन वाइज फ्लो करती है। तो शायद कुछ ऐसा रहा होगा कि जैसे कि बहुत सारे ट्रेडिशंस में, बहुत सारे कल्चर में एक इंटरप्रिटेशन है, एक व्याख्या है कि जब कोई जो सोल है, कोई आत्मा है, बहुत तकलीफ़ के साथ मरती है या कोई एक ऐसी इच्छा के साथ मरती है जिसके लिए उसके मन में बहुत क्रेज़ था, बहुत उसके लिए एक मजबूती थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ है, बहुत पेनफुल अगर वो डेथ रही है या उनकी कोई अधूरी इच्छा है। तो जब कोई सोल ऐसे शरीर त्यागती है, तो ऐसे हमारे हिंदू धर्म में भी माना जाता है, मैंने क्या बोला, माना जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास इस चीज़ का साइंटिफिक एविडेंस है, नहीं, मैं यहाँ पे मेडिकल साइंस वर्सेस रिलीजन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस अंधविश्वास फैलाना नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे हिंदू धर्म में ये बात मानी जाती है, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि जब कोई मनुष्य मरता है तो मरने के बाद उसका जो शरीर है वो तो माटी हो गया, वो तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन जो उसकी सोल है, जो उसकी एनर्जी है, वो पहले प्रेत रूप में जाती है। यानी डेथ अगर बहुत पेनफुल रही है, बहुत प्रॉब्लमेटिक रही है और कुछ चैलेंजेस रहे हैं, कम रहे हैं, ज़्यादा रहे हैं, वट एवर इट इज़, वो प्रेत रूप में जाती है। प्रेत रूप बेसिकली एवरीथिंग इज़ एनर्जी, यानी वो सोल अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी को कैरी कर रही है, चाहे वो इमोशनल पेन लगा लो, चाहे वो डेथ का फियर लगा लो, चाहे वो लाइफ को लेकर उनकी अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस लगा लो, या कोई सोल है जो मतलब कोई इंसान है जो ज़िंदगी बहुत परेशान था, फिर उसने सुसाइड कमिट कर लिया, अब वो जो एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी वो उस समय पे जी रहा था, वो एनर्जी इस सोल की ओरा का पार्ट बन गई है। तो यानी ये जो अनरिजॉल्व्ड पेन है, ये एक तरीके से ये एक ग्रीफ है, दुख है। यानी अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, प्रेत मतलब एक ऐसी आत्मा जो 24 घंटे एंग्शियस है। प्रेत मतलब एक ऐसी सोल, एक ऐसी एनर्जी जो 24 घंटे स्टेट ऑफ एंजाइटी में है। शायद उसे वो भूखा है, वो बहुत पेन में है। मतलब हमारे शास्त्रों में जब हमारे श्राद्ध पक्ष आता है तो हम पितरों के वस्त्र दान करते हैं और हम बोलते हैं कि भाई ये वस्त्र उनको लगते हैं, हम बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। ये एक इंटरप्रिटेशन है, ये एक व्याख्या है, ये कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मतलब यू आर ओपन टू बिलीव, आप इस पर बिलीव करना चाहते हो तो, लेकिन मैं कोई यहाँ पर घोषणा नहीं कर रही हूँ। तो हमारे ट्रेडिशन में, हमारे हिंदू संस्कृति में हम अपने पितरों के लिए वस्त्रों का दान करते हैं, उनके नाम पर हम भोजन खिलाते हैं कि हम भोजन खिलाएंगे, हम भोजन का दान करेंगे, चाहे वो एनिमल्स को, कुत्ता बिल्ली हो गया, कौवा हो गया, पंडित हो गए, तो ये खाना उनको शांति दे रहा है, ये कपड़े उनको पहनने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली एक आत्मिक शांति लगा लो, एक एनर्जी ट्रांसफ़र लगा लो। तो जब कोई इंसान शरीर छोड़ दिया, अब वो आत्मा के स्वरूप में आया, मरते ही वो प्रेत बना, क्योंकि उसके पास बहुत सारा अनरिजॉल्व्ड पेन, नेगेटिविटी, डिप्रेशन था, वट एवर इज़ द इशू, अब वो प्रेत रूप में है। अब ये फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है ट्रेडिशनली, कल्चरली, कि वो फैमिली पहले तो उसके नाम की 13वीं करें। वो 13वीं पूरे 13 दिन की होती है, लेकिन आजकल लोग फैशन में 5 दिन में सब निपटा देते हैं, 7 दिन में सब निपटा देते हैं, पता नहीं जो भी रीज़न होगा उनका। तो 13वीं होती है, उस 13वीं में भी पूरा एक रिचुअल चलता है कि भोजन खिलाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, और फिर जब 13वीं हो जाती है कंप्लीट,
तो पिंडदान किए जाते हैं उस आत्मा की शांति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, ठीक है, कि वो अपनी एक सेंस ऑफ ईजीनेस में आ सके, या जो भी उसकी आगे की जर्नी है, जो भी शायद यूनिवर्स ने, मदर नेचर ने, भगवान ने, जो भी है। तो ये हमने ईयर्स ऑफ, थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ हमारी, ये मैं बोलूँगी एक स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन लगा लो, कल्चरल एक्सप्लोरेशन लगा लो, यानी ये हमारे जीवन जीने का एक तरीका रहा है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे अपना जीवन बिताया है और जिया है। तो लेकिन आजकल तो ये सब होता नहीं है। तो इनके केस में भी नहीं हुआ। जब इनके देवर की डेथ हुई तो उन्होंने कुछ छोटा मोटा किया होगा जो करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रिचुअल होते हैं यार, हमारे इंडिया में बोध गया इतना पवित्र स्थान है पितरों के पिंड दान करने के लिए कि लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे हरियाणा के पिहोवा में यहाँ पर पिंडदान किए जाते हैं। पितरों के प्रेत रूप को ख़त्म करके वो पितृ रूप में आ सके, एक नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आ सके, उसके लिए बहुत एक्सटेंसिव रिचुअल्स होते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ की मुक्ति के लिए वहाँ पर पिंडदान किए थे। यानी वहाँ की एक लोकल स्टोरी है, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, एक लोकल स्टोरी है। आपकी इच्छा है, आप विश्वास करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। मैं वहाँ पर विज़िट कर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि श्री दशरथ जी, हमारे श्री राम प्रभु के पिताजी, वो ना बड़े वियोग के कष्ट में मरे थे। यानी अपने पुत्र से अलग होने का बहुत कष्ट था उन्हें, कि कहाँ श्री राम जी को वो राजगद्दी देना चाहते थे, सम्राट बनाना चाहते थे, कहाँ उसके बहुत ही अपोजिट उनको वनों में रहकर संघर्ष करना पड़ा, फिर बहुत तरीके के दुख और तकलीफ़ झेले। तो बड़े वियोग के कष्ट में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जैसा हमेशा माना जाता है कि वो एक नेगेटिव एनर्जी, जो मैं बोलूँगी एक प्रेत रूप जो बोलते हैं, कि एक स्टेट ऑफ एंजाइटी, नेगेटिविटी में वो चले गए, जिसको हम प्रेत रूप बोलते हैं। तो माता सीता को वो नग्न रूप में दिखे, दिस इज़ अ स्टोरी। तो वो जब उन्होंने बोला श्री राम जी को कि मुझे तो कुछ ऐसा स्वप्न आया, मुझे कुछ ऐसा दिखा, तो बड़ी ये विवादास्पद बात है और बड़ी कष्टदायी बात है कि पिता तुल्य आपके रहे हैं वो, और आपको इस तरह के स्वरूप में उनके दर्शन हो रहे, चाहे स्वप्न में ही हुए हों। फिर पंडित जी ने उनको बोला, उस समय पर वो बिहार में गया की भूमि में थे, तो वहाँ पे पंडित जी ने बोला कि आप है ना इनके पिंड दान करो। तो माता सीता के पास वहाँ पर बहुत रिसोर्सेज नहीं थे कि चावल, भात, फल फूल कुछ हो। तो उन्होंने जो रेत है, बालू का जो रेत है, जो मिट्टी है, उसी के पिंड बना के उनके नाम के पिंडदान किए थे, और तब श्री दशरथ जी को मुक्ति मिली थी। ये वहाँ की एक कॉन्टेक्चुअल लोकल स्टोरी है। आपकी मर्ज़ी है, आप विश्वास करना चाहें तो। मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं कर रही हूँ कि ये सच है कि झूठ है, मैंने बोला स्टोरी है। तो उसके बाद एक और स्टोरी है वहाँ पर कि जब माता सीता ने पिंडदान किए ना, तो वहाँ पर एक बीच में एक लिंकेज है जो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है कि जब पूछा गया ना कि माता सीता ने पिंडदान किए हैं कि नहीं किए हैं, तो गाय ने मना कर दिया। वहाँ पर गाय थी, पीपल का पेड़ था, तो गाय ने मना कर दिया। गाय ने बोला कि नहीं, माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किए हैं, जबकि पीपल के पेड़ ने बोला हाँ माता सीता ने पिंडदान किए हैं। तो माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि कलयुग में तेरी बहुत ख़राब गति होगी क्योंकि तूने झूठ बोला। और ऐसा बोला जाता है पीपल के पेड़ को वरदान दिया कि तू हमेशा पूजा जाएगा। ये स्टोरी मैंने वहाँ के पंडितों से सुनी थी जो वहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली रिचुअल्स करते हैं। तो ठीक है, इट वाज गुड। तो जब मैंने ये कहानी सुनी इनकी, दैट डेथ वाज सो पेनफुल, तो मैं एक लिंक ये बना पाई कि शायद यहाँ पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लाया जा सकता है कि परिवार में कोई इंसान जिसने शरीर छोड़ा, अभी शायद वो स्टेट ऑफ एंजाइटी में है, उनका वो जो पेन है, वो जो डर है मृत्यु का, वो मृत्यु के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा, उनकी सोल की एनर्जी है वो। फिर मैंने किसी से कंसल्ट किया
क्योंकि अब ये नॉर्मली मैं जब लोगों के साथ 1-to-1 सेशन करती हूँ तो 99% केसेस ऐसे होते हैं कि लोगों के ब्रेकअप के इश्यूज़ होते हैं, मैरिज फेलियर है, डाइवोर्स है, पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ है। तो इन सभी केसेस को तो आप अपनी जो नॉर्मल आपके पास एक नॉलेज बैंक है, आपके पास टूल्स हैं, उनकी हेल्प लेके आप सामने वाले को एक कंसल्टेशन दे सकते हो और सामने वाले को बहुत रिलीव्ड भी फील होता है। लेकिन इस केस में मैं उनको क्या कंसल्टेशन दूँ कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से एक हद तक उनको इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उनका रियल जो कोर प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगा। तो फिर हमारे कनेक्शन में एक हमारी आंटी हैं और उनका जीवन काफ़ी कष्टदायी रहा। उनके जीवन में ये सब चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक रही। उन्होंने कम से कम 10 से 15 साल इन्हीं चीज़ों की वजह से वो परेशान रही, जिसको आप नेगेटिव एनर्जी लगा लो या कुछ और लगा लो, वट एवर इट इज़। काफ़ी टाइम के बाद वो अपनी लाइफ में ठीक हो पाई। तो अब शायद उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, शायद उनको इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज है, या कोई स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन लगा लो, कोई स्पिरिचुअल पावर है कि वो इन चीज़ों को देखकर बता देती हैं। तो मैंने इनको कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे कुछ है, कोई हेल्प हो सकती है क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा जो मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज बैंक है वो इनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये मेडिकल टेस्ट भी करवा चुकी हैं। ये महंगे से महंगे की जो 45 मिनट के सेशन के 5,000 रुपये लेते हैं, ऐसे जो थेरेपी है वो भी ले चुकी हैं, उनको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। तांत्रिक वांत्रिकों के पास भी जा चुकी हैं, वो भी कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने उस केस की और डिटेल बताई विद हर स्पिरिचुअल पावर, जो भी है। अब डिस्क्लेमर तो मैं क्या डालूँ उसका। और सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने हर बात को बोला कि हाँ ऐसे है, हाँ ऐसे है। मतलब मुझे तो मोटे तौर पर मोटी मोटी बात पता थी, क्योंकि आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ अ स्पिरिचुअल पावर कि मैं सोल्स के साथ डील करना और सोल को कैसे ठीक करना है वो नहीं। ह्यूमन बीइंग के साथ हम इजीली इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनके पेन को उनके पेन को समझकर, पैटर्न को समझकर उनको गाइड कर सकते हैं। बट दैट सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पावर आई डोंट हैव, मैं वो क्लेम नहीं करती हूँ। तो उन्होंने उनसे बात करी सामने वाली पार्टी से, फिर उनको काफ़ी कंसल्ट किया कि वो कौन कौन से रिचुअल कर सकती हैं और किस तरह की प्रैक्टिसेस में जा सकती हैं। और वो सारी प्रैक्टिसेस जो बहुत पारंपरिक हैं। पारंपरिक क्या है भाई, हमारे कुल देवता होते हैं, उनकी पूजा हम सदियों से करते आए हैं। हमारी कुल देवी होती है, उनकी हम सदियों से पूजा करते आए हैं। चाहे कोई घर में बच्चा हो, चाहे कोई शादी हो, साल में जो उनके अपने कुछ ऐसे पवित्र दिन आते हैं वो हों। हमारे जो पितृ हैं उनको कैसे स्नान आदि भोजन वगैरह करवाना, चाहे वो अमावस हो या श्राद्ध का समय हो। यानी जो चीज़ें पीढ़ीगत पीढ़ी जनरेशन वाइज हमको मिलती हुई आई है उन सबको करना, ना कि कोई सो कॉल्ड तांत्रिक वाला काम। तो उन्होंने बहुत ऑथेंटिकली उनको कंसल्ट किया और वो बहुत सेटिस्फाइड भी हुए, उनको समझ में भी आया उनको आगे क्या करना है। क्योंकि वो और तो वो सारे पर्सपेक्टिव ट्राई करके देख चुके हैं ना, वो इंसान अब थक चुका है। तो डाउट है नहीं उसके मन में कि मैं किसी और, उन्होंने बोला मैंने पिछले 12 साल में 19 डॉक्टर चेंज किए हैं, 19 डॉक्टर्स। तो इसके बाद मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ इस पूरी केस स्टडी से, मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ना ये बहुत ही धर्म और मेडिकल साइंस, रिचुअल्स, ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी, इनके बीच की चीज़ है ये कहीं। और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी ऐसा काम करूँ जिसकी वजह से अंधविश्वास फैले। तो आई एम वेरी मैं बोलूँगी बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कॉन्शियस होकर मैं अपने शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कई बार ना हमें ना एक एंसेस्ट्रल ग्रीफ लेकर पैदा होते हैं, यानी वो दुख जो हमारे परिवार में, हमारी जनरेशन में एक माहौल ही बन गया है। हम है ना कुछ डर को, कुछ एंजाइटी को, कुछ डिप्रेशन को इनहेरिट करते हैं। मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक इंसान को एंजाइटी है, फिर पता चला अरे भाई इनकी तो बुआ को भी, चाचा को भी, इनकी फादर साहब को भी एंजाइटी है, इनके जो कज़न ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनको भी एंजाइटी है। तो भाई ऐसा क्या हो गया इनके ख़ानदान में कि सबको ही एंजाइटी है। किसी एक का ब्रेकअप हो सकता है, किसी एक का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, किसी को करियर को लेकर टेंशन हो सकती है। ये सारी चिंता इन्हीं के परिवार में क्यों आ गई हैं? तो फिर ना आप कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर होते हैं, किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के लिए भी। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसा ना बोलूं जहां पर मैं बहुत ही अनसाइंटिफिक और बहुत ही कंजर्वेटिव साउंड करूं। इसीलिए आज मैंने
थोड़ा स्क्रिप्ट का हेल्प लिया, लेकिन वो तो मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया आपके साथ। क्या है जो मैंने, हाँ बस मैंने आपको ये बोल रहा है कि स्टे ओपन। और यही बात है, आखिरी बात ये है कि हीलिंग में कम फ्रॉम मेडिसिन, थेरेपी, प्रेयर, रिचुअल, लव एंड अवेयरनेस, और मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। यानी हीलिंग हो सकता है आपको मिल जाए डॉक्टर की किसी मेडिसिन में, किसी साइकोलॉजिस्ट या कोई थेरेपिस्ट है उसकी थेरेपी में, आपको प्रेयर्स के माध्यम से, कोई रिचुअल परफॉर्म करके, कोई प्यार से, अवेयरनेस से आप हीलिंग को प्राप्त हो सकते हो, हीलिंग आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब कभी कभी कोई एक पर्सपेक्टिव आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो कभी कभी शायद अपने उस पर्सपेक्टिव को वाइडन करना, उसको फैलाना, स्प्रेड करना, अल्टीमेटली तो हमारा जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है, यानी अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है वो ये है कि सामने वाले इंसान की क्वालिटी बढ़िया हो ज़िंदगी की, और उसको जीने की इच्छा हो, उसका जीवन एक घुटन ना बन जाए उसके लिए। तो इसीलिए साइंस को भी मानिए, धर्म को भी मानिए, जितना आपकी सोच, आपकी समझ, आपका लॉजिक, आपका कॉन्शियसनेस, आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी आपको अलाउ करती है। और हाँ, हमको आंख मूंद कर हर बात को नहीं मानना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्केप्टिकल होकर सोचने की बजाय थोड़ा ओपन होकर सोचा जा सकता है कि भाई हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी जनरेशन्स हैं पहले वाली, वो हमारे पितरों को मानती आई है, कुल देवी को मानती आई है, कुल देवता को मानती आई है, उनके जीवन जीने का एक तरीका रहा है। तो क्या उन चीज़ों में जाना सच में बहुत गलत है, या उन ट्रेडिशंस को, रिचुअल को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है? मतलब आपको एक समझ ज़रूर इसकी तरफ विकसित करनी चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली हम नहीं बोल सकते कि जो हमारे पूर्वज किया करते थे, हमारी पीढ़ियाँ किया करती थी, वो सभी ख़राब था और सभी बेकार था, ये तो हम नहीं कह सकते। तो अपनी चेतना का इस्तेमाल करें, और अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि खुद को एक समझदार, शांत और एक अच्छा इंसान बनाना है। दैट्स ऑल। राधे राधे।